हम हर रोज म्यूचुअल फंड के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। उसमें से मैक्सिमम टॉपिक होता है म्यूचुअल फंड की अच्छाई के बारे में, मतलब कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, या हम अगले 20 साल तक कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें कि मेरा अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाए। तो हम इन्हीं चीजों के बारे में मैक्सिमम बात करना चाहते हैं और हम सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि हमें यही चीजें सुनना पसंद है। बट आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम म्यूचुअल फंड के बुराई के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत ही कम लोग सुनना चाहते हैं। बट अगर आपने इन बुराई को सुन लिया, इन चीजों को सुन लिया जो मैं इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर बनने वाले, एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर बनने वाले। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड के अच्छाई के बारे में जानना, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड के बुराई के बारे में जानना। अगर आपको ये चीजें नहीं पता रहेंगी जो कि मैं इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। आपका लॉस होना तय है, या तो अगर ये चीजें आपके सामने आती हैं तो आप क्विट करके बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहली बुराई जिसके वजह से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर कभी कॉर्पस क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं, जिसका नाम है डिफिकल्ट फेजेज इन म्यूचुअल फंड। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर एक डिफिकल्ट फेज होता है। अगर आप इस फेज के अंदर फंस गए तो आप कभी भी अच्छा कॉर्पस या अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मान के चलते हैं आपने कोई आज म्यूचुअल फंड चूज किया और वो पिछले 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और आपने वो रिटर्न देख के उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड अगले 2 साल तक, 3 साल तक अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है, बेंचमार्क से भी कम रिटर्न देता है। अब एक नॉर्मल इन्वेस्टर के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि मैंने तो इस म्यूचुअल फंड में इसके रिटर्न को देख के ही पैसा इन्वेस्ट किया था। अब ऐसी नौबत आ गई है कि ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिफिकल्ट फेज। आप एंटर ही करते हैं म्यूचुअल फंड में उसके बैड फेज के अंदर में, और जब आप बैड फेज के अंदर एंटर करते हैं तो अगले 2 साल तक, 5 साल तक आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है, और बहुत सारे इन्वेस्टर इसी टाइम पे क्विट करके जाते हैं। अब देखिए, इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी है, बट लोग सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागते हैं। लोग किसके पीछे भागते हैं? लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है उसको जान लेते हैं। अब देखिए, जब भी आपके साथ ऐसा हो, जब भी आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर करें जो अपने बैड फेज के अंदर चल रहा हो, तो उसमें आप बने रहिए। उसमें आपको बने रहना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें बने नहीं रहेंगे तो आपका पैसा लॉस में ही जाएगा और आप एक अच्छा रिटर्न कभी कमा ही नहीं पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना है ना, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। तो अगर 2-3 साल का बैड फेज भी आता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको छोड़ के नहीं भागना है। अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे ऐसे फेमस म्यूचुअल फंड है जो कोविड के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे पिछले 2-3 साल पहले, बट अभी पिछले 1 साल से 2 साल से उनका परफॉर्मेंस पूरा का पूरा डाउन हो चुका है। वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। आप बने रहिए, अगले 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक वो म्यूचुअल फंड फिर से अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें ये बैड फेजेस का टाइम आता ही आता है। दूसरी बुराई है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब ये जो बुराई है ना, ये म्यूचुअल फंड की नहीं है, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बुराई है। अब क्या होता है कि जो भी एक नया इन्वेस्टर आता है मार्केट के अंदर में, उसको सोशल मीडिया पे एक चीज पहले ही बता दी जाती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। अब उनको तो ये पता नहीं होता है कि आखिर में डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड ऑलरेडी होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर 50-60 कंपनी होती है, तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया। यहां पे केवल आपको एक चीज डाइवर्सिफाई करनी होती है कि आपको कुछ पैसे को डेट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है एंड कुछ पैसे को आपको इक्विटी के अंदर डालना होता है। अब इससे क्या होता है कि लंबे टाइम के अंदर में आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब ये सुन के ना, डाइवर्सिफाई का नाम सुन के जो नया इन्वेस्टर होता है वो 20 म्यूचुअल फंड लेके बैठ जाता है। अब आप एक बात बताइए, 20 म्यूचुअल फंड का आपके पोर्टफोलियो में क्या काम है, या 10 म्यूचुअल फंड का आपके पोर्टफोलियो में क्या काम है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को शेयर करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में 10 म्यूचुअल फंड होते हैं और उसमें तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी के ही होते हैं। अब मैं देख के बहुत हैरान हो जाता हूं कि आखिर में लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने पे आपको कॉस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा एंड आपको लंबे टाइम के अंदर में रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा। अगर आपने फ्लेक्सी कैप के 4 म्यूचुअल फंड ले लिए हैं तो 4 म्यूचुअल फंड में लगभग आपको सेम रिटर्न मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक फ्लेक्सी कैप आपको 20% का रिटर्न देगा और एक फ्लेक्सी कैप आपको केवल 10% का रिटर्न देगा। 1-2% का फर्क होता है बहुत सारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। तो आपको एक कैटेगरी के 20 म्यूचुअल फंड नहीं लेने हैं, आपको एक कैटेगरी के एक ही म्यूचुअल फंड लेना है एंड टोटल म्यूचुअल फंड कम से कम आपके पास 3 या 4 म्यूचुअल फंड होने चाहिए। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में। म्यूचुअल फंड की तीसरी बुराई है फंड मैनेजर रिस्क। अब फंड मैनेजर रिस्क क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा। अब अक्सर आपने देखा होगा जो भी एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें टॉप की जो 5 कंपनी होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। वही रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में भी पाई जाती हैं, यही कंपनीज बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड में होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसको जान लेते हैं। अब जो फंड मैनेजर होता है उसके माइंड में एक बहुत बड़ा डर बैठा होता है कि अगर मैंने कोई अलग कंपनी उठा
उठा लिया, कोई अलग कंपनी चूज कर ली, तो हो सकता है कि वो कंपनी आगे जाके परफॉर्मेंस ना दे और मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर फंड मैनेजर की वजह से इन्वेस्टर्स का लॉस होता है तो म्यूचुअल फंड की रेपुटेशन भी जाएगी एंड उस फंड मैनेजर की रेपुटेशन भी जाएगी। तो इसी कारण बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर होते हैं, वो लगभग सेम कंपनी रखते हैं अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसके वजह से उनको लगभग 2 से लेकर 3% का महीने का रिटर्न भी मिलता रहता है और ऑब्वियस सी बात है उनको ज्यादा रिस्क का भी सामना करने को नहीं मिलता है। इसी को हम बोलते हैं फंड मैनेजर रिस्क। चौथी बुराई है म्यूचुअल फंड की अंडर परफॉर्मेंस। आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है ये नाम। ऐसे बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड है आज के टाइम में जो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं और इसके वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूं, सुन के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। पिछले 3 साल के अंदर में 63% ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो लगभग 60% ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। एंड अगर मैं बात करूं पिछले 7 साल की, तो 7 साल के अंदर में 70% ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं किया है। तो हम क्यों इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें? हम क्यों ना इनके बेंचमार्क में ही पैसा डाल दें, जो कि एक बहुत बड़ा आज के टाइम में सवाल निकल के आता है, जो कि आज के टाइम की सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है म्यूचुअल फंड के अंदर। लोग म्यूचुअल फंड के अंदर, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि कम से कम वो अपने बेंचमार्क को तो बीट कर दे, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिलता रहे। जब वो इंडेक्स से ही कम रिटर्न देगा तो हम क्यों इन्वेस्ट करें? हम क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करें फंड मैनेजर को? हम क्यों ना पैसे उठा के सीधा इंडेक्स में ही डाल दे, जो कि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। एंड जो आखिरी बुराई है, इससे कभी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर बच ही नहीं सकता है। अगर वो बचने की भी कोशिश करेगा तो कभी बच नहीं पाएगा। इसका नाम है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल ना होना। आपने जब एसआईपी किया या लमसम किया, केवल आपने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा सौंप दिया, उसके बाद जो करेगा वो फंड मैनेजर करेगा। फंड मैनेजर के हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। वही कंपनी को चूज करेगा और वही आपके पैसे को उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे कंट्रोल केवल तब तक होता है जब तक आप एसआईपी करते हैं। एसआईपी कर देने के बाद आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है, सारा का सारा कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में हो जाता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा जिसका फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको पता होगा कि आखिर में आपके पैसे को सही जगह पे कहां इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि जो एक नया इन्वेस्टर है उसको केवल म्यूचुअल फंड के एक पहलू के बारे में पता है, दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता होता है। और जो पुराने इन्वेस्टर भी हैं उनको भी नहीं पता होता है दूसरे पहलू के बारे में, क्योंकि वो शुरू से ही यही सुनते आ रहे हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड में एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है, म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट हो जाती है, जो कि अच्छी बात है, जो कि होती भी है। बट उससे पहले आपको कुछ बुराइयों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन बुराई का सामना नहीं करेंगे, अगर आप इसको नहीं झेलेंगे, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले अच्छे से रिसर्च करिए, टाइम दीजिए। अगर आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन तो टाइम लगाइए म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, रिसर्च करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, अपने गोल को, अपने रिस्क को, या म्यूचुअल फंड के जो फंडामेंटल्स हैं उसको देखने के बाद, उसके पास्ट परफॉर्मेंस हो गए, उसके फंड मैनेजर हो गए, इन सभी चीजों को देखने के बाद अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चूज किया है तो आप लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा वेल्थ बना पाएंगे। बट अगर आपने एक गलत म्यूचुअल फंड ही चूज कर लिया, या जो मैंने बुराई बताया है, इन बुराई के अंदर अगर आप फंस गए तो आप कभी भी अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।